नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 1 के जीके के क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। डिमांड्स इन इकोनॉमिक्स मीन्स, यानी अर्थशास्त्र में जो मांग होती है उसका अर्थ क्या होता है। क्या मांग का अर्थ कुल मांग यानी एग्रीगेट डिमांड होता है, क्या मार्केट डिमांड होता है, या इंडिविजुअल डिमांड होता है, या डिमांड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर होता है। तो एक्चुअली में जो डिमांड आती है किसमें, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, वो ये होती है कि क्रय शक्ति के द्वारा, मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कितना ज़्यादा खरीद रहा है और उसके द्वारा जो डिमांड जनरेट होती है उसी को कहा जाता है मांग, किसमें, अर्थशास्त्र की भाषा में। यानी क्रय शक्ति के द्वारा जो प्रेरित मांग होती है उसको बोला जाता है, वास्तव में यही मांग है, यही डिमांड है। तो सीधा सीधा आपको ये समझना है कि मार्केट में अगर कोई जो चीज़ है वो ज़्यादा मात्रा में खरीदी जा रही है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या लोगों को अधिक आय प्राप्त करने की आवश्यकता है या हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिक्वायर्ड टू गेट मोर इनकम बाय द पीपल, मतलब किन किन तरीकों से लोग ज़्यादा इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। बेटर प्राइस देयर प्रोड्यूस, यानी कि जो वो चीज़ें उत्पादित कर रहे हैं उनका मूल्य अगर बेहतर कर दिया जाए तो डेफिनेटली ये बात भी सही है। अगर उनको कोई ऐसी जॉब मिलती आती है जो साल भर उनको एक कंटिन्यूस जॉब का काम करे, मतलब उनको लगातार इनकम का सोर्स मिलता रहे, ये भी सही बात है। बेटर वेज, यानी कि जो उनको दाम मिल रहे हैं मजदूरी के वो अगर अच्छे मिलते रहें तो ये भी उनका एक इनकम का बढ़िया सोर्स माना जाएगा। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि सभी ऑप्शंस हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं जो लोगों को अपनी आय प्राप्त करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किस मौलिक अधिकार के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसमें पूछा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति किसके अंसर आते हैं, वो आता है राइट टू इक्वलिटी, यानी समता का अधिकार। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। वो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। तो ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे डी है हो जाएगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को शायद मैं पिछली वाली वीडियो में बताना चाहूँगा कि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट थे ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लेकर, आर्टिकल 14 से लेकर के राइट टू इक्वलिटी है ना, ये आर्टिकल 14 से लेकर राइट टू मतलब आर्टिकल 18 तक है। आर्टिकल 14 में आपका बताया गया है कि सभी व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो मतलब कि भारतीय क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंडिया का हो चाहे आउट ऑफ इंडिया का हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 में है। 15 में किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति या जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। 16 में बताया गया है कि जो रोजगार के अवसर हैं वो सबको समानता मिलनी चाहिए, इस आर्टिकल 16 में है। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, और 18 में क्या है, सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का जो अंत है वो किया जाएगा, ये आर्टिकल 18 में है। तो इस आधार पर हम ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर, राजकुमार सलीम भविष्य के सम्राट के विद्रोह से विचलित थे। किसके सम्राट से, मतलब कि कौन ऐसा आगे जाकर के विद्रोह कर सकता है, तो जहांगीर से विचलित थे कि कहीं जहांगीर जाकर के विद्रोह ना कर दे। ठीक है, तो अकबर के बेटे वही थे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समुद्र मार्ग में किस जगह पर जाने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा 1857 की जब क्रांति हुई थी, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उस समय उसके होने के बहुत सारे कारण थे। एक जैसे पहला कारण यही था कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा था, और बहुत सारे ऐसी अफवाह फैला दी गई थी कि जो कारतूस हैं पहले उनको क्या करता था, मुंह से छीलना पड़ता था। और ऐसा अफवाह ये थी कि जो कारतूस के जो ऊपर की ओपनिंग्स हैं वो गाय या फिर सुअर की चर्बी से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों में धर्मों के जो लोग थे उनमें क्या होता है, उसके प्रति एक अजीब सा व्यवहार सामने आया, और इस कारण से वो मना कर रहे थे, और इस कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। और दूसरा ये था, उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश से समुद्री मार्ग पार करके दूसरे देश में जाता है तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इस कारण से भी विरोध कर रहे थे। तो इस एक्चुअली में जो 1824 का 1824 का जो आपका
विद्रोह चल रहा था कंपनी के द्वारा, वो वहाँ पे म्यांमार में जाना था। वर्तमान में उस जगह को म्यांमार कहते हैं, लेकिन उस समय उसको कहा जाता था बर्मा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर सिपाहियों ने जाने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जो नॉर्थन, जैसे ये मान लो पूरी अर्थ है, ये आपकी इक्वेटर है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। इस वाले बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, और इस वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो कि 21 जून को होती है, सबसे बड़ा दिन, वो किस दौरान होती है? तो उस समय क्या होता है, नॉर्थ में गर्मी का सीजन चल रहा होता है, तो ग्रीष्मकालीन यानी समर। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है? जैसे आप ये देखो, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये एशिया महाद्वीप है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपके क्या है, एक पर्वत है जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, यूराल पर्वत बोलते हैं। कौन सा पर्वत बोलते हैं? यूराल पर्वत है ये आपका, जो एशिया और यूरोप को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्न में से क्या श्वास नली टूटने से रोकता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग द ट्रैकिया? तो अगर आप ध्यान देखें, ये दिख रहा है, ये ब्लू कलर का पार्ट, इसी को कहा जाता है ट्रैकिया। ये देखो ये लिखा हुआ है। तो इसको नुकसान होने से कौन बचाता है? ठीक है, इसको नुकसान होने से बचाती हैं कार्टिलेजेंस, जो डिस्क होती हैं जो इसके आसपास लगी होती हैं, वो क्या करती हैं, इनको टूटने से बचाने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। जो त्रिकोणीय वाल्व होता है ये किसके बीच में स्थित होता है? यानी कि द ट्राइक्यूस्पिड वाल्व ऑक्यूर्स बिटवीन द दायां आलिंद और दायां निलय, फुफ्फुस महाधमनी, ठीक है, कॉर्टिकोनियम महाधमनी या बाएं हृदय संपुट, या इंग्लिश में याद करेंगे, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी एरोटा, कोर्टियो सिस्टमेटिक एरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला आपका राइट आर्ट्रियम है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल है ये वाला, और यहाँ पे देखो इस प्रकार से ये ट्रेंगुलर नुमा आकृति बन रही है। त्रिकोणीय वाल्व इसी को कहा जाता है, ये दिख रहा है आप, ये है त्रिकोणीय वाल्व, ठीक है। तो ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बिल्कुल बीच में है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किस श्रेणी की यौगिक सबसे अधिक केंद्रित ऊर्जा वाले स्रोत होते हैं? यानी कि कौन से सोर्स के द्वारा हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है? तो डेफिनेटली किसके द्वारा मिलती है, फैट्स के द्वारा मिलती है, वसा के द्वारा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। समतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है, यानी फोकल लंबाई होती है, वो कितनी होती है? जैसे मान लो हम यहाँ कर हम बात करेंगे, जी हमारे सामने मान लो कोई समतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, ये समतल दर्पण एक साइड इसकी पॉलिश है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे मान लिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसकी रियल इमेज बनेगी, जैसे ये इस तरीके से बनेगी और ये इस तरीके से बनेगी, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, लाइट का सोर्स, एक इमेजिनरी पिक्चर बन रही है, तो आप यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो इधर की ओर चली जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो इधर की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका कभी मिलन होगा, नहीं होगा, तो इन्फिनिट होता है। तो समतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। किसी धातु के तार में जो करंट होता है किसके द्वारा बहता है? जैसे आपने देखो कोई भी मेटल का वायर है, उस मेटल के वायर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। और ये रखना है जो करंट की बहने की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यूवेंटू क्या है? यूवेंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस आईओएस आपका एक एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से जो यूवेंटू है ये भी अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक तत्व के आइसोटोप में क्या नहीं होते? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आइसोटोप का मतलब क्या होता है। आइसोटोप को बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक, ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ या बोल सकते हैं ऐसे एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया 1H1, 1H2, 1H3, जो नीचे के रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेपिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ऊपर लिखा है 1, 2, 3 ये परमाणु भार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्रोटियम है, हाइड्रोजन के समस्थानिक का एग्जाम्पल दिया प्रोटियम है, ठीक है। ये आपका 1H3 ये ट्राइटियम है, ये ड्यूटेरियम है। तो ये आपके 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि आइसोटोप में क्या नहीं होता है, तो आइसोटोप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या उसमें भौतिक गुण समान होते हैं? ठीक है, भौतिक गुण समान नहीं होते हैं, क्योंकि ये इनका देखो देखने में अलग अलग है कि नहीं। रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि ये एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन की संख्या भी समान होती है, ठीक है, लेकिन इसके भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। गोल्ड सोने की सख्त बनाने के लिए उसे किसी धातु में मिलाया जाता है, यानी कि जो गोल्ड होता है उसको अगर हार्ड बनाना है तो किस चीज़ का प्रयोग किया था, किस मेटल का प्रयोग किया था? कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं।
व्हाट आर द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर कार्ड, यानी एयर को गंदा करने वाले सब्सटेंस होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये 18 साल से कितने साल तक है, ये 18 साल से 50 वर्ष तक की आयु के बीच के सभी नागरिकों को उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटरनेट का आविष्कार किया था, इंटरनेट का आविष्कार किया था विंड सर्फ ने, किसने किया था, विंड सर्फ ने किया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो स्कीट है ये किस खेल से संबंधित है। एक्चुअली में ये स्कीट क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक जो प्लेट टाइप की होती है उसको हवा में फेंक दिया जाता है और उस उड़ती हुई हवा की प्लेट में शूटिंग की जाती है। तो ये निशानेबाजी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरला का है ये। ठीक है, जितने भी अट्टम प्रकार मोहिनी अट्टम होते हैं, ठीक है, ये सब आपके कहाँ के होते हैं, अट्टम वाले केरला के होते हैं। ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर वीडियो भी आपके सामने आएगी जहाँ पर आपके जितने भी क्लासिकल डांस हैं वो आपको सब एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। हिंदी के लिए 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है और उस समय जीता था 2016 में नासिरा शर्मा ने जीता था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के राइटर थे विनोद राय, जो उस समय काफ़ी चर्चा में रही थी ये वाली बुक। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी एशियान 10 दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का समूह है, ठीक है, जो किस घोषणा पत्र के बाद अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये आपका बैंकॉक में एक आयोजन किया गया था इसका, और लगभग ये किस तारीख की बात है, ये 8 अगस्त 1967 की बात है, जब बैंकॉक में घोषणा पत्र किया गया। उसके बाद आसियान देशों की स्थापना की गई थी और उस समय जो आसियान में थे वो शायद 5 आपके देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, ये आपके 5 देश थे। बाद में अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी हो चुकी है, 10 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सरमा बांध है, जो मतलब कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में बना, मतलब कि सहयोग से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस प्रैक्टिस सेट को जो 3 अक्टूबर को पूछा गया था बहुत ही कम समय में और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस किया है। तो इससे जो भी टॉपिक आपको समझ में आ रहा है उसकी आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं इनको अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, और जो आपको एक बेहतर रिजल्ट देने में आपकी मदद करेंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।